कभी टॉर्च की रोशनी, कभी रेडियो पर कोई गाना या दीवार पर टिक टिक करती घड़ी। ये सब हमारी जिंदगी का हिस्सा है। पर क्या हमने कभी सोचा है कि इन सब को चलाने वाली वो छोटी सी चीज, वो सेल, आखिर काम कैसे करता है? आज हम उसी छोटे से पावर हाउस के अंदर झांकने वाले हैं। हम बात करेंगे लेक्लांशे सेल की, जिसे हम सब मतलब ड्राई सेल के नाम से बेहतर जानते हैं। हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे एक बंद डिब्बे के अंदर की केमिस्ट्री को बिजली में बदल देता है। और ये सारी बातें एक बहुत ही दिलचस्प सोच से ली गई हैं, जो इसकी बनावट और अंदर की केमिस्ट्री को बारीकी से समझाता है। और ये कहानी बहुत दिलचस्प है क्योंकि ये तकनीक आज भले ही आम लगती हो, पर इसने एक तरह से क्रांति ला दी थी। पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा आइडिया, यानी ये चीज़ों को अपने साथ कहीं भी ले जा सकने की आज़ादी, उसकी नींव इसी छोटे से सेल ने रखी थी। ये एक प्राइमरी वोल्टेइक सेल है और हम आज की बातचीत में ये भी समझेंगे कि इन भारी भरकम शब्दों का असल मतलब क्या है। बिल्कुल। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बड़े कन्फ्यूजन से ही शुरू करते हैं। इसे ड्राई सेल क्यों कहते हैं? मैंने तो सुना है कि अगर ये लीक कर जाए तो अंदर से गीला गीला पेस्ट निकलता है, तो फिर ये ड्राई कैसे हुआ? ये सवाल एकदम सही जगह पर चोट करता है, क्योंकि इसका नाम ही थोड़ा धोखा देता है। ये सेल ये बिल्कुल की सूखा नहीं होता है। अगर ये पूरी तरह सूखा होता तो इसके अंदर आयन यानी चार्ज वाले कण चल ही नहीं पाते और बिजली बननी नामुमकिन थी। अच्छा। असल में इसके अंदर एक गाढ़ा नम पेस्ट होता है। इसे ड्राई कहने की वजह इतिहास से जुड़ी है। इससे पहले जो बैटरियां होती थी उनमें सचमुच तरल एसिड भरा होता था, जो आसानी से छलक जाता था, लीक होता था। ओह, तो उनकी तुलना में ये ड्राई था। बिल्कुल, उनकी तुलना में ये सेल जिसमें एक गाढ़ा पेस्ट था जो बहता नहीं था, वो सूखा कहलाया। तो ड्राई का मतलब है ना छलकने वाला, न कि बिना नमी वाला। अच्छा, तो ये एक तरह का मार्केटिंग टर्म था उस जमाने का, जी। मतलब नो स्पिल बैटरी। जी समझी मैं। आपने इसे प्राइमरी सेल भी कहा था। इसका क्या मतलब है? क्या कोई सेकेंडरी सेल भी होता है? सेकेंडरी जरूर होता है। प्राइमरी का मतलब बहुत सीधा है, यूज एंड थ्रो। इसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है वो एक वन वे स्ट्रीट है। जैसे जैसे सेल बिजली बनाता है, अंदर के केमिकल्स खर्च होते जाते हैं और जब वो खत्म हो गए तो सेल मर जाता है। आप इस प्रोसेस को रिवर्स नहीं कर सकते। वहीं दूसरी तरफ सेकेंडरी सेल वो हैं जिन्हें हम रिचार्ज कर सकते हैं। जैसे हमारे फोन की बैटरी। हाँ बिल्कुल, हमारे फोन या लैपटॉप की बैटरी, उनमें हम बाहर से बिजली देकर उस केमिकल रिएक्शन को एक तरह से उल्टा घुमा देते हैं और वो फिर से काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक बार इस्तेमाल के लिए। अब मुझे ये जानने की बहुत उत्सुकता है कि इस छोटी सी डिब्बी के अंदर आखिर है क्या? अगर हम इसे सच में काट कर खोलें तो अंदर क्या दिखेगा? क्या ये बस एक ही तरह के पेस्ट से भरा होता है? ये अंदर से किसी खजाने के नक्शे जैसा है। हर हिस्से का अपना एक खास काम है। चलिए बाहर से अंदर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो इसका बाहरी खोल, जो हमें जिंक का बना हुआ दिखता है। जिंक का। हाँ, अब यहाँ पहला सरप्राइज है। ये सिर्फ एक कवर नहीं है, ये खुद सेल का एक एक्टिव हिस्सा है। ये एनोड है, यानी बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। एक मिनट, क्या कह रहे हैं? मतलब जिस डिब्बी को हम हाथ में पकड़ते हैं वो खुद बैटरी का एक टर्मिनल है? ये तो कमाल की इंजीनियरिंग है। मतलब कम से कम चीजों का इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा काम निकाला गया। बिल्कुल, यही इसकी खूबसूरती है। अब अगर हम ठीक बीच में देखें तो हमें एक काली सी रॉड या छड़ दिखाई देगी। वो ग्रेफाइट की बनी होती है, जो कार्बन का ही एक रूप है। अच्छा, ग्रेफाइट। ये हमारा कैथोड है, यानी पॉजिटिव टर्मिनल। मजे की बात यह है कि ये रॉड खुद रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेती। ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को आने जाने के लिए एक रास्ता देती है, एक तरह का हाईवे। ठीक है, तो बाहर जिंक का नेगेटिव टर्मिनल और बीच में ग्रेफाइट का पॉजिटिव। इन दोनों के बीच की खाली जगह में क्या भरा होता है? उस ग्रेफाइट रॉड के चारों तरफ एक और काला गाढ़ा पेस्ट भरा होता है। ये है मैंगनीज डाइऑक्साइड और कार्बन ब्लैक का मिश्रण। असली हीरो यहाँ मैंगनीज डाइऑक्साइड है। कार्बन ब्लैक तो बस कंडक्टिविटी, मतलब बिजली के प्रवाह को और बेहतर बनाने में मदद करता है। और जाहिर है हम नहीं चाहेंगे कि हमारा नेगेटिव जिंक कंटेनर सीधे सीधे इस पॉजिटिव पेस्ट को छू ले। हाँ, वरना बैटरी तुरंत शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। तो उन्हें अलग रखने के लिए भी कुछ होगा? बिल्कुल, दोनों के बीच एक पतली छिद्रपूर्ण कागज की परत होती है, जिसे सेपरेटर कहते हैं। आप इसे एक चाय की छन्नी की तरह समझ सकते हैं। अच्छा, जो आयनों को तो जाने दे पर बाकी चीजों को रोक ले। सही पकड़ा। और इस पूरी जगह में जो नम पेस्ट भरा होता है वो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है। ये अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का एक चिपचिपा घोल होता है, जिसमें थोड़ा सा स्टार्च मिलाया जाता है ताकि वो गाढ़ा बना रहे। यही वो माध्यम है जिसमें आयन्स तैरकर अपना सफर पूरा करते हैं। वाह,
मतलब ये बाहर से जितना सीधा साधा दिखता है, अंदर से उतना ही कॉम्प्लेक्स है। एक पूरी छोटी सी दुनिया है इसके अंदर। ठीक है, अब जब हमने इसकी पूरी बनावट समझ ली है तो उस सवाल पर आते हैं जो सबसे जरूरी है। जब हम इस सेल को किसी घड़ी में लगाते हैं और वो चलने लगती है, तो इस पूरी मशीनरी के अंदर ऐसा कौन सा केमिकल जादू होता है जिससे बिजली बनती है? अब यहाँ से असली केमिस्ट्री शुरू होती है। इस जादू को हम दो हिस्सों में समझ सकते हैं, एनोड पर क्या हो रहा है और कैथोड पर क्या हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले एनोड यानी हमारा जिंक का कंटेनर। जैसे ही आप घड़ी में सेल लगाकर सर्किट पूरा करते हैं, जिंक के परमाणु अपना बलिदान देना शुरू कर देते हैं। वो ऑक्सीडाइज होते हैं, जिसका सीधा मतलब है कि हर जिंक का परमाणु अपने 2 इलेक्ट्रॉन खो देता है और खुद एक जिंक आयन बनकर इलेक्ट्रोलाइट में घुल जाता है। और यही वो इलेक्ट्रॉन है। हाँ, यही वो इलेक्ट्रॉन है जो तार के जरिए घड़ी की मशीनरी को घुमाते हैं और फिर वापस सेल के पॉजिटिव सिरे यानी कैथोड के तरफ भागते हैं। यहीं से बिजली का बहाव शुरू होता है। ठीक है, तो जिंक इलेक्ट्रॉन पैदा कर रहा है जो घड़ी को चला रहे हैं। अब ये थके हारे इलेक्ट्रॉन वापस ग्रेफाइट रॉड तक पहुंच गए। वहां इनका क्या होता है? इन्हें कौन रिसीव करता है? कैथोड पर होने वाली कहानी ज्यादा उलझी हुई और दिलचस्प है। जब ये इलेक्ट्रॉन ग्रेफाइट रॉड पर पहुंचते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट में तैर रहे अमोनियम आयन मतलब NH4+ आगे बढ़कर उन्हें पकड़ लेते हैं। इस प्रोसेस को रिडक्शन कहते हैं। लेकिन जब अमोनियम आयन इन इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं तो वो 2 नई मुसीबतें पैदा कर देते हैं। मुसीबतें? कैसी मुसीबतें? एक तो अमोनिया गैस और दूसरी हाइड्रोजन गैस। अरे एक मिनट, एक बंद स्टील के डिब्बे के अंदर हाइड्रोजन गैस, ये तो बहुत खतरनाक लग रहा है। हाइड्रोजन तो बहुत ज्यादा ज्वलनशील होती है। अगर वो जमा हो गई तो दबाव से सेल फट भी सकता है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। अगर इस हाइड्रोजन गैस को जमा होने दिया जाए तो ये ग्रेफाइट रॉड के चारों ओर एक बुलबुलों की परत बना लेगी, जो बाकी इलेक्ट्रॉन्स को रॉड तक पहुंचने ही नहीं देगी। सेल कुछ ही सेकंड में काम करना बंद कर देगा। ओह! हाइड्रोजन गैस बनती है, MnO2 फौरन उसे पकड़कर उसके साथ रिएक्ट करता है और उसे पानी और एक दूसरे ऑक्साइड में बदल देता है। अच्छा, तो ये गैस को बनने ही नहीं देता एक तरह से। बिल्कुल, ये सेल को अपनी ही बनाई गैस से दम घुटकर मरने से बचाता है। ये इस डिजाइन की सबसे बड़ी चतुराई थी। वाह! मतलब सेल के अंदर एक इनबिल्ट सेफ्टी सिस्टम है जो लगातार काम कर रहा है। कमाल है। अच्छा, और उस दूसरी गैस अमोनिया का क्या होता है? क्या वो भी कोई समस्या है? हाँ, अमोनिया का भी मैनेजमेंट जरूरी है। वो भी एक गैस है जो दबाव बना सकती है। यहाँ सेल की केमिस्ट्री एक और शानदार चाल चलती है। याद है, एनोड पर जिंक के आयन बने थे। हाँ, Zn2+। कैथोड पर बनी ये अमोनिया गैस उन जिंक आयनों के साथ मिलकर एक नया घुलनशील कंपाउंड, एक कॉम्प्लेक्स आयन बना लेती है। ये कंपाउंड आराम से इलेक्ट्रोलाइट में घुल जाता है, जिससे अमोनिया गैस के रूप में जमा ही नहीं हो पाती। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब एक सिरे पर पैदा हुआ वेस्ट प्रोडक्ट दूसरे सिरे पर पैदा हुए वेस्ट प्रोडक्ट को ठिकाने लगाने के काम आ रहा है। ये तो एक पूरी तरह से आत्मनिर्भर सेल्फ मैनेजिंग केमिकल फैक्ट्री है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही खूबसूरत और कुशल डिजाइन है। लेकिन इतनी चतुराई के बावजूद इस ओरिजिनल डिजाइन में एक बहुत बड़ी खामी थी। अगर डिजाइन इतना शानदार था तो फिर ये बैटरियां लीक क्यों करती थीं? मुझे याद है मेरे बचपन के खिलौने में बैटरी लीक हो गई थी और अंदर सब सफेद सफेद पाउडर जैसा जम गया था। मेरा वो खिलौना खराब हो गया था। तो वो क्या था? आपका वो खिलौना इसी खामी का शिकार हुआ था। लेक्लांशे सेल की सबसे बड़ी कमी उसका इलेक्ट्रोलाइट यानी अमोनियम क्लोराइड था। ये स्वभाव में थोड़ा एसिडिक यानी अम्लीय होता है। और एसिड और जिंक, ये जोड़ी तो दुश्मनों वाली है। इसका मतलब है क्षरण यानी कोरोजन। एकदम सही। वो जो सफेद पाउडर आपने देखा वो उसी जंग का नतीजा था। इस एसिडिक नेचर की वजह से जिंक का कंटेनर जो हमारा एनोड है वो तब भी धीरे धीरे गलता रहता था जब सेल इस्तेमाल में ना भी हो। मतलब रखे रखे ही। हाँ, रखे रखे एसिड चुपचाप जिंक को खाता रहता था। यही वजह है कि पुरानी बैटरियों की शेल्फ लाइफ बहुत कम होती थी और वो लीक हो जाती थी। आप एक नई बैटरी खरीदें और कुछ महीनों बाद देखें तो वो किसी काम की नहीं रही या उसने आपके डिवाइस को ही खराब कर दिया। हाँ, ये बहुत बड़ी समस्या थी। तो फिर इसका समाधान कैसे निकला? आज की बैटरियां तो सालों साल चलती हैं। इसका समाधान एक बहुत बड़ा आविष्कार था जिसने बैटरी की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। यहीं पर जन्म हुआ अल्कलाइन ड्राई सेल का, जो आज हम दुकानों पर खरीदते हैं। वैज्ञानिकों ने सोचा कि अगर एसिड ही सारी समस्या की जड़ है तो क्यों न इलेक्ट्रोलाइट को ही बदल दिया जाए। उन्होंने एसिडिक अमोनियम क्लोराइड की जगह एक बेसिक यानी क्षारीय इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल किया। जैसे कि
जैसे कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और बस इस एक बदलाव से सब ठीक हो गया। हाँ, ये एक गेम चेंजर था। जिंक बेसिक यानी क्षारीय माहौल में बहुत शांत रहता है। एसिड के मुकाबले उसकी गलने की रफ्तार लगभग न के बराबर होती है। इसका नतीजा ये हुआ कि हमें एक ऐसी बैटरी मिली जो न सिर्फ इस्तेमाल के दौरान ज्यादा देर तक चलती है, बल्कि जिसकी शेल्फ लाइफ भी कई गुना बढ़ गई। एल्कलाइन बैटरी को आप अपनी दराज में सालों तक रख सकते हैं और वो आपका इंतजार करती रहेगी। तो बस एक केमिकल को बदलने से, एसिडिक से बेसिक पर जाने से, एक बहुत ही बेहतर और भरोसेमंद प्रोडक्ट बन गया। ये दिखाता है कि कैसे एक छोटी सी केमिस्ट्री की समझ एक बड़ी टेक्नोलॉजी को जन्म दे सकती है। बिल्कुल। और इसी वजह से आज जब हम अपनी टॉर्च, रिमोट कंट्रोल, घड़ियों या बच्चों के खिलौनों के लिए बैटरी खरीदते हैं तो हम ज्यादातर एल्कलाइन बैटरी ही चुनते हैं। ये विज्ञान का वो रूप है जो सीधे सीधे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को छूता है। पहले हमने ये जाना कि ड्राई सेल का नाम एक धोखा है, ये असल में सूखा नहीं होता है। फिर हमने समझा कि प्राइमरी का मतलब है नॉन रिचार्जेबल। हमने इसके अंदर की हैरान कर देने वाली बनावट को देखा, जहां सेल का बाहरी खोल ही उसका नेगेटिव टर्मिनल है। फिर हमने इसकी केमिस्ट्री के नाटक को समझा, जहां एक तरफ खतरनाक गैसें बन रही हैं और दूसरी तरफ सेल के अंदर ही मौजूद सफाई कर्मचारी उन्हें ठिकाने लगा रहे हैं। और आखिर में हमने इसकी सबसे बड़ी कमी यानी एसिड के कारण लीक होना और उसके शानदार समाधान को समझा, जिसने हमें आज की बेहतर लंबे समय तक चलने वाली एल्कलाइन बैटरी दी। आपने इसे बहुत अच्छे से समेटा और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ती है। हमने देखा कि कैसे एक साधारण डिजाइन की खामी एसिडिटी के कारण जिंक का क्षरण एक बड़े आविष्कार यानी एल्कलाइन बैटरी का कारण बनी। तो ये सोचने पर मजबूर करता है कि आज की कहीं ज्यादा एडवांस्ड बैटरी टेक्नोलॉजी, जैसे कि हमारे स्मार्टफोन या इलेक्ट्रिक कारों की बैटरियों में ऐसी कौन सी छिपी हुई क्षरण जैसी समस्याएं हैं, कौन सी ऐसी सूक्ष्म केमिकल रिएक्शन या मटेरियल की खराबी है जिन्हें इंजीनियर आज पर्दे के पीछे हल करने में लगे हुए हैं, और अगला वो एल्कलाइन मोमेंट क्या होगा, वो एक छोटा सा बदलाव क्या होगा जो इन बैटरियों की जिंदगी और परफॉर्मेंस को आज की तुलना में कई गुना बढ़ा देगा।